गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने परमाणु क्रमांक 23 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिए थे, वेनेडियम तक। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्रोमियम से। तो देखिए, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले दो चीज़ें आपको बता देता हूं। पहली है 3D तथा 4S उपकोष के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। थ्री डी और 4S उपकोष के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। और दूसरी बात, अर्ध भरे तथा पूर्ण भरे उपकोष का स्थायित्व अन्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले इन दो बातों का अपन को पता होना जरूरी है। पहली, 3D तथा 4S उपकोष के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। और दूसरी, अर्ध भरे तथा पूर्ण भरे उपकोष का स्थायित्व अन्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब देखिए, अपन यदि S उपकोष की बात करें, एक तो अपन इनकी अर्ध भरी अवस्था लिखेंगे और एक पूर्ण भरी अवस्था लिखेंगे। यदि अपन S उपकोष की बात करें तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। तो S की अर्ध भरी अवस्था S1 और S की पूर्ण भरी अवस्था S2। यदि अपन P उपकोष की बात करें तो P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6। तो P उपकोष की अर्ध भरी अवस्था P3 और P उपकोष की पूर्ण भरी अवस्था P6। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10। तो D की अर्ध भरी अवस्था D5 और D की पूर्ण भरी अवस्था D10। F उपकोष की बात करें तो F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14। तो F की अर्ध भरी अवस्था F7 और F की पूर्ण भरी अवस्था F14। ठीक है। तो इस प्रकार से अर्ध भरे तथा पूर्ण भरे उपकोष का स्थायित्व अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये जो अर्ध भरी और पूर्ण भरी अवस्था है, इनका स्थायित्व अन्य की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखिए, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये दोनों चीजें, ये दोनों पॉइंट अपने काम आएंगे। अब अपन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं।
तो परमाणु है अपना क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक Cr, तो इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 24। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद में 4s 4s2 4s के बाद 3d, कितने हो गए 20, 24 है तो 20 और 4 24, ठीक है। अब ये क्रोमियम का सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये क्रोमियम का सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कम स्थायी होता है, जो कि कम स्थायी होता है। अब अपन क्रोमियम की उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो कि अधिक स्थायी होता है। तो देखिए यहां सामान्य अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है तो d में 4 इलेक्ट्रॉन ना तो अर्ध भरी अवस्था है ना पूर्ण भरी अवस्था है, ठीक है। अपन ने अभी अभी बताया था कि 4s और 3d के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। तो ये अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें 3d में, ठीक है, जिससे ये अधिक स्थायी हो जाएगा। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चला जाएगा। तो इसकी उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा जो अधिक स्थायी होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 3d 5। ये क्रोमियम की उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि अधिक स्थायी होता है। अब इसके अधिक स्थायी होने का रीजन क्या है, देखिए 4s में 1 अर्ध भरी अवस्था है s की और 3d में 5, ये भी d की अर्ध भरी अवस्था है ना। तो यहाँ पे s और d ने अर्ध भरी अवस्था ग्रहण कर ली जो अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होती है। तो क्रोमियम का अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है, उत्तेजित अवस्था वाला 4s1 3d 5, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका ऊर्जा के आधार पे है, कोष के आधार पे लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कोष के आधार पे लिखेंगे 3d पहले आ जाएगा 3d 5 4s 1, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 18 3d 5 4s 1, ठीक है। अब यदि अपन क्रोमियम के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 3d में 5 4s में 1, d में 5 कक्षक होते हैं, d के 5 कक्षकों को शो कर देंगे। थ्री डी एक्स वाई 3d yz 3d zx 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर। अब ये 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड के नियम अनुसार
समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये 3D में 5 हो गए, सारे के सारे अयुग्मित हैं। और 4s में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है, अयुग्मित है। तो इस प्रकार से क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ठीक है, तो क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, 3D में 5, 4s में 1। अब देखिए तो क्रोमियम का ये जो अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4s1 3d5, इसका कारण, दो कारण है इसके। एक तो 3d और 4s के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होना, और एक उपकोष की अर्धभरी और पूर्ण भरी अवस्था का अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होना। ठीक है, अब क्रोमियम के बाद आएगा परमाणु क्रमांक 25 पे आता है मैग्नीज, जिसका प्रतीक होता है Mn। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 25। अब देखिए इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। फोर एस में 2, s पूर्ण भरा, 3d में 5, d अर्ध भरा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो अत्यधिक स्थायी होगा। ये तो ऊर्जा के आधार पे हो गया। कोष के आधार पे लिखेंगे तो 3d को अंदर लिख दो, 4s को बाहर लिख दो। तो कोष के आधार पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, 25 इलेक्ट्रॉन हो गए। शॉर्ट में हो जाएगा आर्गन 18 3d5 4s2। अब इसके 3d में 5 है, पांचों में एक एक, और 4s में 2 है। तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, युग्मित। अब यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, वो भी 3d के अंदर। तो मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में था 1, टाइटेनियम में था 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में सीधे कितने हुए, 6। अब वापस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वापस है वो युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। अब युग्मन स्टार्ट होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो मैग्नीज में 5 हो गए। अब देखिए मैग्नीज के बाद नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन का प्रतीक Fe। ये 26 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका हो जाएगा 4s2 3d6। ये तो ऊर्जा के आधार पे, कोष के आधार पे 4s2 3d6। शॉर्ट में आर्गन 18 4s2 3d6। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले पांचों में एक एक, और छठा आ जाएगा 3dxy में। तो 3dxy में युग्मित हो गए। अब आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। तो आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
4 हो जाएंगे। ठीक है, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आयरन के बाद 27 पे कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक CO, C कैपिटल O स्मॉल। तो इसका परमाणु क्रमांक 27 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 27। तो इसका हो जाएगा 4s2 3d7, 4s2 3d7। और शॉर्ट में आर्गन 18, 4s2 3d7। ठीक है, अब देखिए 3D में 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले पांचों में एक एक, छठा 3dxy में और 7वां 3dyz में। ठीक है, यानी इसमें 27वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3dyz में, नीचे की ओर चक्रण वाला। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 3। तो कोबाल्ट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कोबाल्ट के बाद निकल, निकल का प्रतीक Ni। अब निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 28। तो इसका हो जाएगा 4s2 3d8। ये तो ऊर्जा के आधार पे हो गया, कोष के आधार पे 3d8 4s2। शॉर्ट में आर्गन 18, 3d8 4s2। अब 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 28वां इलेक्ट्रॉन जाएगा 3dzx में, वो भी नीचे की ओर चक्रण वाला। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2। तो निकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, अब निकल के बाद 29 पे आता है कॉपर। कॉपर का प्रतीक Cu। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन 29। अब देखिए 4s2 3d9। अब कॉपर का ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सामान्य अवस्था का है, जो कि कम स्थायी होता है। ये सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि कम स्थायी होता है। अब कॉपर में वापस वही होगा जो क्रोमियम में हुआ था। इसकी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? 4s और 3d के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है? कम होता है। तो अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें? 3d में। तो इसकी उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब देखिए s में 1 अर्ध भरी अवस्था और d में 10 पूर्ण भरी अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या है? अधिक स्थायी है ना। तो ये कॉपर की उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि अधिक स्थायी होता है। देखो सामान्य अवस्था वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d में कितने थे? 9, जो कि ना तो अर्ध भरा था ना ही पूर्ण भरा था। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, तो 4s में 1 3d में 10। ये अर्ध भरा और ये पूर्ण भरा, दोनों क्या हो गए? अधिक स्थायी हो गए।
तो ये कॉपर का अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10। इसका कोष के आधार पे लिखें तो 3d10 पहले 4s1 बाद में, शॉर्ट में आर्गन 18 3d10 4s1। अब यदि अपन कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 3d में 10 है, तो 3d तो पूरा बढ़ जाएगा। 4s में कितना है 1, तो यहां कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वो भी किसके अंदर 4s के अंदर। यदि आपको पूछ ले कॉपर के अधिक स्थायी विन्यास में d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, तो d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कॉपर में नहीं होते। कॉपर के अधिक स्थायी विन्यास में d है वो पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसमें एकमात्र अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है 4s में। अब कॉपर के बाद परमाणु क्रमांक 30 पे आता है जिंक। तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30, तो जिंक में इलेक्ट्रॉन हो गए 30, ठीक है। तो देखिए तो 30 इलेक्ट्रॉन बढ़ने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए। 3p के बाद 4s में 2 20 हो गए। उसके बाद 3d में 10 कितने हो गए 30। s पूर्ण भरा, d भी पूर्ण भरा, तो ये इसका अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये तो ऊर्जा के आधार पे है, कोष के आधार पे 3d10 पहले आ जाएगा, 4s2 बाद में, शॉर्ट में आर्गन 18 3d10 4s2, तो 3d में 10 d पूरा भरा हुआ, 4s में 2। अब यदि जिंक में अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जिंक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें सारे कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो यहाँ जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, ठीक है। तो इस प्रकार ये परमाणु क्रमांक 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से ये आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक 24 जो क्रोमियम का होता है, और एक परमाणु क्रमांक 29 जो कि कॉपर का होता है। वहाँ पे एक तो सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्तेजित अवस्था वाला अधिक स्थायी होता है, कारण वहाँ पे होती है अर्ध भरी और पूर्ण भरी अवस्थाएं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।